एक महीने में इंडेक्स तकरीबन 5,000 पॉइंट्स बढ़ चुका है। ये तेजी जेन्युइन है या आप लोगों के पास भी कोई फोन वगैरह आया था? स्टॉक एक्सचेंज किसी के फोन पे जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। कोई फोन आ गया तो उस फोन का हमेशा नेगेटिव रिएक्शन आता है, पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ सकता। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, ना तो हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़े हैं, ना ही कोई दोस्त मुल्क ने बहुत ज़्यादा मदद की है। 20-21 बिलियन डॉलर्स हमें पे करने हैं। क्या फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं कि मार्केट चलती जा रही है? आर्मी चीफ जब कराची आते हैं उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 125 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आएगा। ये कितने सालों का कहा था? बहुत जल्द। उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी। इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की नहीं हो सकती है। 2017 में इंडेक्स जो है 51,000 को क्रॉस किया था। उस वक्त जो हमारी मार्केट की वर्थ थी 100 बिलियन डॉलर, मगर आज जो वर्थ है वो 23 बिलियन डॉलर है सिर्फ। तो ऐसी तेजी का क्या फायदा है? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस मार्केट में अभी गुंजाइश बहुत है। प्राइसेस हैं वो एक्चुअल लेवल पे नहीं है कि मे बी 50,000 नहीं और 55,000 के इंडेक्स पे या 60,000 के इंडेक्स पे हम ये प्राइसेस को जो है वो स्टेबलाइज कर सकें। 2-3 महीने में 60,000 तक इंडेक्स पहुंच जाएगा। मैं इसमें टाइम लिमिट तो नहीं दे सकता। नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले ये कह रहे हैं कि जब से नवाज शरीफ की वापसी की खबरें शुरू हुई तब से मार्केट चलना शुरू हो गई। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इनके आने की वजह से मार्केट बढ़ गई है। मैं शायद इस थ्योरी को जो है वो सपोर्ट नहीं करूंगा। एक शेयर है पाकिस्तान होटल डेवलपर्स, पिछले 2 महीने में 70 से बढ़ के 550 तक का गया है। तो सर ये क्या है? ये सवाल हमने बोर्ड में किया था, इसमें खत भी लिखा गया, इसमें सवाल भी किया गया और एज यूजुअल जो है उन्होंने जवाब दे दिया। हमें नहीं पता आज तक कभी किसी को सजा हुई है इस मामले में? आपका इशारा मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये एक्शन लेगा कौन? आप किसका काम है? कौन करेगा? देखिए SCCP हमारा प्राइम रेगुलेटर है। इस वक्त बड़े प्लेयर्स हैं वो और आप इलेक्शन होता देख रहे हैं। पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं उन सब की ये ख्वाहिश होनी चाहिए इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो जाए। लास्ट टाइम आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि स्टेट बैंक जो है वो क्रिप्टो लेके आ रहा है। सर कहाँ तक पहुंची? वो आ रही है नहीं आ रही? मैं आज भी ये कहता हूँ कि स्टेट बैंक इसको देख जरूर रहा है। हम चाहते हैं कि उसका लॉ इस तरह बन जाए कि वो एक लीगल क्रिप्टो ट्रेडिंग हो जाए पाकिस्तान में। इससे तो स्टॉक को नुकसान नहीं होगा? जो मार्केट से बाहर रहकर मार्केट को देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ, क्या उन्होंने रैली मिस कर दी है या अब भी चांस है मार्केट में एंट्री लेने का? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि पिछले एक महीने में इंडेक्स तकरीबन 5,000 पॉइंट्स बढ़ चुका है। ये तेज़ी जेन्युइन है या आप लोगों के पास भी कोई फ़ोन वगैरह आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्टॉक एक्सचेंज किसी के फ़ोन पे जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज अभी बहुत बड़ी मार्केट हो गई है और मैंने या आपने चाहा कि मार्केट को बढ़ा दें या गिरा दें, ये मुमकिन नहीं रहा। और ज़ाहिर है स्टॉक एक्सचेंज सेंटिमेंट्स पे भी चलता है और अगर आप कहते हैं कि कोई फ़ोन आ गया तो उस फ़ोन का हमेशा नेगेटिव रिएक्शन आता है, पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ सकता। और ये बात बिल्कुल तय है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो एक महीने से आप पिछले 5 हफ्ते में तेज़ी देख रहे हैं उसकी 2-3 बेसिक वजूहात हैं। पहली वजूहात, मैंने कई बार ये कहा है कि आर्मी चीफ जब कराची आते हैं और 50-60 बिजनेसमैन से एक मीटिंग करते हैं एक्सक्लूसिव, 6-7 घंटे हमारे साथ बैठते हैं और हर एक बिज़नेस कम्युनिटी के मेंबर से फ़र्दन जो है वो उसकी गुजारिशात सुनते हैं और इसके बाद फिर अपना बताते हैं कि जी मैं सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं डिनाई नहीं करता और जो कुछ भी ख़राबी पैदा हुई है इतने सालों के अरसे में, चाहे वो किसी भी वजह से हुई हो, उसमें पॉलिटिशियंस अगर ज़िम्मेदार हों, उसमें ब्यूरोक्रेट ज़िम्मेदार हों, उसमें दूसरे लोग ज़िम्मेदार हों, तो अब हमें उसको एक तरफ रख कर, उसको भूलने की बात नहीं की उन्होंने, एक तरफ रख कर हमें आगे की तरफ बढ़ना है और उसका एहतसाब अपनी जगह पर ज़रूर होगा। उन्होंने 2-3 बेसिक बातें कहीं जो मैं समझता हूँ कि आज तक किसी भी आर्मी के सरबराह ने बैठ के इस तरह की बात नहीं की कि प्रॉब्लम्स को सुना हो, प्रॉब्लम्स को एडमिट किया हो और उसके बाद जो मुनफरिद बात यह है कि उसका सलूशन जो है वो निकाल के दिया हो। जो सलूशन पहला सलूशन है जो इन्होंने निकाल के दिया है और वो SIFC की सूरत में दिया है। उन्होंने पूरी अपनी जो डेलिब्रेशंस थी उसमें कहीं ये नहीं कहा कि ये मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम हो रहा है और आर्मी को एक कानूनी हैसियत दे दी गई है SIFC में और उस SIFC को जो है वो पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल किया जाएगा और एक पावरफुल जो है वो उन्होंने वहाँ कैबिनेट बनाई है। मैं ये समझता हूँ कि जो सोर्सेज उन्होंने टैप किए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइंस एंड माइनिंग है, इसके बाद IT है, फिर पावर एंड फ्यूल है और इसके बाद डिफेंस है, ये 5 वो सेक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ
कंपैरेटिवली अनटैप्ड सेक्टर्स से पाकिस्तान के, और जिनमें बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है आगे लीप फॉरवर्ड उसमें तरक्की करने की। और बरमला उन्होंने ये कहा कि तकरीबन $125 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आएगा, और वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आएगा, वो डोनेशन की सूरत में नहीं आएगा, वो लोन की सूरत में नहीं आएगा। ये कितने सालों का कहा था, कितने सालों में? जी, उन्होंने कहा कि आप ये समझ लें कि बहुत जल्द, उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि $28 बिलियन के एग्रीमेंट्स या MOUs ऑलरेडी साइन हो गए हैं सऊदी अरब और UAE से। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं उन ममालिक में गया तो मैंने उनसे कहा कि हमें डोनेशन ना दें, हमें आप लोन ना दें, हमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें। और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने ये SIFC का प्रपोज़ल दिया, जिसमें उस इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट प्रोटेक्शन की बात की गई है, वहाँ पर रोड एक्सेस की बात की गई है, वहाँ पर पानी और बिजली के एक्सेस की बात की गई है, और वहाँ पर टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। ये बहुत बड़ा काम है जो आज तक कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की नहीं हो सकती अगर हम SIFC पर अमल कर लें। और SIFC $125 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगर अगले 2-3 महीनों में $15-20 बिलियन भी आ जाते हैं तो पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत सुधरने की तरफ चली जाएगी। आप ये जो स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की इस वक्त देख रहे हैं पिछले 5 हफ्तों में, ये वैसे नहीं है। उसमें बात हुई है कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगा, उसमें बात भी है कि जी स्मगलिंग का ख़ात्मा किया जाएगा ताकि लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिले, उसमें बात भी है कि ब्लैक मार्केटिंग जो डॉलर की है उसको ख़त्म किया जाएगा, और उसमें बात हुई है कि इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें हों जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हो रहा हो, डॉलर रेट जो है वो कम हो रहा हो, स्मगलिंग हमारी बंद हो रही हो, तो हम एक नए पैराडाइम की तरफ निकल जाते हैं। आपने 5 हफ्तों में ये देखा कि ओपन मार्केट में डॉलर 50 से 60 रुपए नीचे आता है, 25 से 30 रुपए जो है वो इंटरबैंक में नीचे आता है। तो आज तक मुझे ये बताएं कि इस मुल्क की 74 या 76 साल तारीख के अंदर कभी ये हुआ है कि डॉलर जो है वो 50 रुपए नीचे आया ओपन मार्केट में? आज तक मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। और अगर हिस्ट्री भी देख लें डॉलर की कि जहाँ 2-3 रुपए से शुरू हुआ, 9.8289 पे जो है वो बहुत अरसा अपना लगा रहा, और इसके बाद डीलिंक होता गया और हम इस पोजीशन पे आ गए कि हम 325 के करीब आ गए। मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि इस डॉलर की मैनेजमेंट की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन डॉलर की फ्रीली अवेलेबिलिटी और ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म हो जाए, और जो स्मगलिंग के पैसे हम डॉलर की मद में दे रहे थे वो ख़त्म हो जाए, तो मुल्क में रेवेन्यू भी आएगा, मुल्क में डॉलर की कीमत भी कम होगी, रुपए की कदर में इजाफा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, और ऑन द टॉप ऑफ इट ओवरऑल जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो इन्फ्लेशन को मैनेज करना होगा। इन्फ्लेशन मैनेज करना शुरू हो गया, लोग खुशहाली की तरफ चले जाएंगे, लोगों की कस्मा पुरसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बेहतर हालात में जाएंगे। 2 बड़े मेजर फैक्टर्स हैं, मुझे पता है आप ये सवाल करेंगे इसलिए मैं इसको खुद ही जवाब दे देता हूँ। एक मेजर फैक्टर बिजली का है, और इस बिजली के 60 रुपए के कंपोनेंट में आपको पता है कि कैपेसिटी पेमेंट भी है, इसके बाद सर्कुलर डेट की पेमेंट भी है, टैक्सेस भी हैं और बिजली का चार्ज भी है। तो ये कंपोनेंट जो है वो पाकिस्तान को बड़े महंगे पड़ रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि सर्कुलर डेट को जो है वो सेटल किया जाए, साथ साथ जो है अपना कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसको रैशनलाइज किया जाए ताकि हमारी आवाम को रिलीफ मिल सके। दूसरा मेजर काम जो है वो भी गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ जो है वो ऑन द कार्ड्स हैं। मेरा ख्याल है आज कल में ये किसी वक्त भी हो जाएगा। CEC की मीटिंग हो रही है और उसमें ये एजेंडा पर है, और उस एजेंडा के अंदर गैस के प्राइसेस ट्रेस हो जाएंगे। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं अहम जो हम समझ लें। गैस जो है वो आज पाकिस्तान में 4,100 की पड़ रही है पर MME की, हम जब बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज़, और हम डोमेस्टिक कंज्यूमर को 120 रुपये में वो दे रहे हैं। इसके बाद हम अगर वहाँ देते हैं इंडस्ट्रीज़ को, कमर्शियल यूज़ को, तो तकरीबन 2,000 सवा 2,000 का रेट आता है, वो भी 50% ऑफ द ओरिजिनल रेट है। जो एवरेज रेट की हम बात करते हैं वो 1200-1300 की एवरेज रेट है, चाहे उसको डोमेस्टिक कंज्यूमर को मिला लें, चाहे इंडस्ट्रियल को मिला लें, चाहे कमर्शियल को मिला लें। किसी भी दुनिया में कोई भी कंपनी जो है किसी भी जगह पर 4,000 रुपये में माल ख़रीद कर आपको 1,200 रुपये में माल नहीं दे सकती, और ये हमें समझना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं कि जी कंज्यूमर की गैस बढ़ेगी तो महंगाई में इजाफा हो जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि 120 रुपये से अगर ये 240 हो जाता है या 360 हो जाता है
तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोकल कंज्यूमर को, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको अपने गैस के बिल में जो मिनिमम बिल है उसका डबल आ जाएगा और क्या हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें हेजिटेंट होना चाहिए। और अभी जो प्रपोज़ल्स हैं उसमें ये 120 रुपये अपनी जगह पर शायद रखने की बात भी हो रही है और बाकी जगहों पे उसको कंपनसेट करने की बात हो रही है। मगर मेरा ये ख़्याल है कि हम सब्सिडीज़ के साथ ये गैस के ना प्राइसेस को चला सकते हैं, ना सब्सिडीज़ के साथ एसएनजीपीएल या एसएसजीसी को चला सकते हैं। हमें इसको कोई ना कोई जो है वो करना पड़ेगा। आज फर्टिलाइज़र में हम अगर 1200 की गैस दे रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि हम ज़्यादती कर रहे हैं। आज हम दूसरी जगहों पे ये 1200 की गैस दे रहे हैं तो हम ज़्यादती कर रहे हैं। हम वो कंपनियां जो हैं फर्टिलाइज़र कंपनियां या दूसरी कंपनीज़ हो गई वो बेतहाशा मुनाफा कमा रही हैं। तो उनको इस गैस के एक्चुअल प्राइस पर आने से मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ जाए, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए या उनके प्रॉफिट्स में कोई बहुत बड़ी कमियां आ जाए। हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि जी आईएमएफ का भी इसरार है कि हम गैस के प्राइसेस को रैशनलाइज करें और उसको अपने एटलीस्ट हमारे जो ब्रेक इवन कॉस्ट है उस पे लाइन बतदरीज, मैं नहीं कहता आज लेकर आएँ, लेकिन बतदरीज ज़रूर लेकर आएँ। अच्छा सर, आपने अभी गैस और बिजली की बात की, तो अगर ये गैस की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, सुनने में आया 193% तक बढ़ रही हैं ये, तो इससे कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा होगा और आपके ख्याल में कौन से सेक्टर्स को नुकसान होगा? देखिए, ज़ाहिर है जो ऑयल एंड गैस के शेयर्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, एसएनजीपीएल है, एसएचजीसी है, उनको फ़ायदा तो होगा और उनको अपनी एक्चुअल वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। कब मार्केट से वो बाहर आ जाएंगे। और अब नुकसान की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जिन जो कंपनीज गैस की यूज़र्स हैं, डोमेस्टिक यूज़र्स हैं, इंडस्ट्रियल यूज़र्स हैं, कमर्शियल यूज़र्स हैं, उनको फ़र्क तो पड़ेगा। अगर 193% भी नहीं और लेट से 100% बढ़ जाती है तो भी उनके उसमें प्रॉफिटेबिलिटीज़ में इफेक्ट तो आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी गैस की प्राइसेस, चाहे उनके प्रोडक्शन में हैं, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं, चाहे वो कमर्शियल यूज़र्स हैं। और हमें ये करना इसलिए ज़रूरी पड़ेगा कि हम इन कंपनीज़ को लॉसेस में नहीं चला सकते। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ अगर लॉसेस में जा रही हैं तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट अपने दूसरे फंड से पैसे डालकर उन कंपनीज़ को जो है वो सर्वाइव करा रही है। तो गवर्नमेंट का वैसे ही बुरा हाल इस सेंस में है कि आपका तकरीबन 50% से ज़्यादा तो जो है वो नेशनल एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को चला जाता है और उसके बाद फिर जितना बाकी बच जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास उसमें उसको इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है, इसमें उसको जो है वो आपके स्टेट की चलाने की जो मशीनरी है जिसमें सैलरीज़ हैं, ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स हैं, वो भी करने हैं और फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी करने हैं, फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर्स भी करने हैं। तो यहाँ पर इस 18th अमेंडमेंट के चक्कर में जो एनएफसी अवार्ड बना है और उसकी एक शिक भी मौजूद है कि जिसमें ये कहा गया है कि जी एक सर्टेन परसेंटेज से नीचे जो है वो हम सूबों को जो है वो नहीं उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो सर्टेन परसेंटेज मुझे भी एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, अगर उसके नीचे हम नहीं जा सकते तो फिर फेडरल नहीं चल सकता। हमें आगे जाके एनएफसी अवार्ड को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करना पड़ेगा। सूबों को अपने रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे ताकि स्टेट चल सके। फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर डिफेंस का भी बोझ है, फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर फाइनेंस का भी बोझ है, फेडरल गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का भी बोझ है, तो फिर ये काम फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जब कंपनी ही सर्वाइव नहीं कर सकती तो कैसे कर सकती है। हम हर साल लोन लेते जाएंगे, अपने ऊपर एड ऑन करते जाएंगे चीज़ें और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अच्छा सर, आज से पहले 2017 में इंडेक्स जो है 51,000 को क्रॉस किया था, मगर उस वक्त जो हमारी मार्केट की वर्थ थी वो कहते हैं कि तकरीबन $100 बिलियन थी और आज भी 51,000 क्रॉस हुआ है, मगर आज जो वर्थ है वो $23 बिलियन है सिर्फ। तो आपको क्या लगता है कि जिसने 6 साल पहले इन्वेस्ट किया था उस वक्त, वो बेचारा तो अब भी रो रहा है, तो ऐसी तेज़ी का क्या फ़ायदा था? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें अहम है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमारी $96 बिलियन की मार्केट थी, हमारे जो रेट्स थे उनका पी रेशो जो है 8-9 था। आज जो है वो हमारे 51,000 का इंडेक्स आ गया है, लेकिन 23-24 बिलियन डॉलर की हमारी मार्केट है। हमारा पी रेशो जो है वो 2-3 के करीब है। तो इस मार्केट में अभी गुंजाइश बहुत है। जब आपने पहला सवाल किया कि जी मार्केट को आप कैसा देखते हैं या मार्केट की प्रॉस्पेरिटी को आप क्या समझते हैं, तो यही वो इंडिकेटर है जिस पे मैं कह सकता हूँ कि जी मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो एक्चुअल लेवल पे नहीं है। एक्चुअल वैल्यू लेवल पे जब आएंगी
तो उसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। तो इस गुंजाइश की वजह से मार्केट में अभी एनर्जी रहेगी, मार्केट में जान रहेगी। मे बी 50,000 नहीं और 55,000 के इंडेक्स पे या 60,000 के इंडेक्स पे हम ये प्राइसेस को जो है वो स्टेबलाइज कर सकें। लेकिन मार्केट में स्कोप बड़ा है और लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि हाँ, अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये होना चाहिए और आज 25 रुपये चल रहा है तो उसमें 75 रुपये की गुंजाइश मौजूद है। चूँकि दो अहम फैक्टर्स थे, मैं फिर ये कहता हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट 25% होगा तो फिर कोई आपकी मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट करने नहीं आएगा और वो ट्रेजरी बिल में चला जाएगा। 24-25%, 23%, 22% वहाँ लेगा। चाहे इस्लामिक मोड फाइनेंसिंग में चला जाए तो भी 21% उसको मिल जाता है। और दूसरा बड़ा अहम फैक्टर ये है कि शेयर्स की वैल्यू डिप्लीट होती जा रही थी। तो हम अपना एज एन इन्वेस्टर, एज अ सिंपल इन्वेस्टर मैं कहूँगा कि यार ये तो शेयर्स की वैल्यू डिप्लीट हो रही है, तो मैं इतना इंतज़ार नहीं करता। मैं ट्रेजरी बिल में जहाँ मुझे 21-22% मिल जाता है, जहाँ मेरे रुपए की वैल्यू वही के वही रहती है, मैं उधर जाना पसंद करूँगा। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर था वो डॉलर का कोई लगाम नहीं थी। डॉलर बढ़े जा रहा था, लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे थे और डॉलर की जो रीवैल्यूएशन है उससे फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन अब 50-60 रुपये अगर डॉलर पाकिस्तान की लोकल करेंसी मार्केट में नीचे आया है तो अब लोगों को तशवीश होना शुरू हुई है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि इंटरेस्ट रेट भी अब नीचे आ जाएगा। फिर उन्होंने ये भी देखा कि इसका असर स्टॉक मार्केट पे आ रहा है और स्टॉक मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो लोगों को एक मैं समझता हूँ कि इंसेंटिवाइज हो गया कि जो कम रेट के माल लिए हुए थे, लोगों ने कहा कि एवरेज आउट कर लें, कल सुबह ये एक्चुअल वैल्यू पे चला जाएगा तो हमें एवरेज आउट जो है वो उसमें रेवेन्यू मिलेगा। तो ये वो साइकी है जिस पे मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इस पे काम कर रही है और ये बिल्कुल सही है। तो स्टॉक मार्केट में ओवरऑल समराइज में ये करूँगा कि अभी बहुत बड़ा स्कोप बाकी है, अभी लोगों की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं। लोगों के पास एक नया एवेन्यू मिल गया है, पुराना एवेन्यू है लेकिन नए ज़ील के साथ वो आया हुआ है, एक डोर मिल गया है, तो उस विंडो को जो है वो लोग एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट टाइम जब मार्केट 51 पे गई थी तो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो कुछ लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले ये कह रहे हैं कि जब से नवाज शरीफ की वापसी की खबरें शुरू हुई तब से मार्केट चलना शुरू हो गई और अब जब वो यहाँ पे लैंड कर गए हैं तो 51,000 क्रॉस कर गई। इस पे क्या कहेंगे? देखिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये मार्केट तो पिछले 5 हफ्ते से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है और मियाँ साहब के आने पे जो है वो ये कहते हैं ना कि इनके आने की वजह से मार्केट बढ़ गई है। तो मैं शायद इस थ्योरी को जो है वो सपोर्ट नहीं करूँगा। थ्योरी हमारी यही है कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अभी जो रिपोर्टें आखिरी आई हैं उसमें जब हमारी जीडीपी का प्रोडक्शन 0.6% था बजटेड, अब 3.5 की बातें हो रही हैं। तो मार्केट ऑटोमेटिकली मार्केट में जान है और मार्केट चल रही है। ये बात पॉजिटिव ज़रूर है कि इंटरनेशनली भी और लोकली भी लोग इस बात को अप्रूव करते हैं कि हाँ, मुल्क अगर जमहूरियत की तरफ गामज़न है, इलेक्शंस भी हो रहे हैं और सारे इंडिकेटर्स जो हैं पॉजिटिव हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट में उनका एक इंटरेस्ट आ रहा है। अब आजकल मार्केट चूँकि बढ़ रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है स्टॉक मार्केट, तो हर आदमी ये सवाल करता है कि मैं कौन से स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करूँ, मैं कैसे आ जाऊँ मार्केट में, मेरे पास बहुत महंगा माल पड़ा हुआ है, मैं एवरेज आउट कर लूँ। देखिए हमारा हमेशा रिप्लाई बैक ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में आएँ और उन स्क्रिप्ट के अंदर जिन स्क्रिप्ट में जान है, जो रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं, जो रेगुलर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उनकी बैलेंस शीट्स जो हैं वो अच्छी हैं, भारी हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने से 4-5 नाम ले लेंगे कोई? देखिए नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि वो एक गलत ट्रेंड चला जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारा जो है वो अच्छा प्रॉस्पर कर रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग या एक्सप्लोरेशन? मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो अब भी बेहतर परफॉर्म करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद मैं सीमेंट सेक्टर पे भी बड़ा वाइब्रेंट हूँ कि पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट होनी है अभी, और जो SIFC के तहत प्रोजेक्ट्स हैं जब आएंगे और यहाँ बनना शुरू होंगे तो एक बहुत बड़ी डिमांड सीमेंट की क्रिएट होगी और सीमेंट में भी बहुत अच्छा सिलसिला रहेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी मैं बड़ा वाइब्रेंट हूँ कि वो भी ये सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आगे लोगों की ज़रूरियात होंगी, डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है तो हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी और लोगों को सस्ता माल मिलेगा तो हर कोई जो है वो मार्केट में माल ख़रीदने आएगा। तो वो फिर एक मार्केट निच क्रिएट हो जाती है। जब मार्केट निच क्रिएट हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि उसके शेयर्स भी फिर बेहतर परफॉर्म करेंगे। सर फार्मा नहीं चलेगा? मेरे पास फार्मा पड़ा हुआ है।
देखिए फार्मा भी चलेगा, ये लोगों की ज़रूरियात हैं और फार्मा में भी इसी तरह है कि हम बहुत सारी चीज़ों की इंपोर्ट इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो इंपोर्ट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अब अगर सस्ते पड़ेंगे, डॉलर डीवैल्यू हो जाएगा, रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी, तो सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि कंपनीज़ के जो मार्जिन्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और हमारे यहाँ एक ट्रेंड है जो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि एक चीज़ की जब प्राइस बढ़ जाती है तो वापसी बड़ी मुश्किल से वो आती है। तो वापसी आते आते जो है वो उसका निचोड़ निकल जाता है और कंपनीज जो हैं वो बहुत बड़े बेनिफिट में चली जाएंगी। सर ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों के पीछे क्या खबर है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्या कोई दोस्त ममालिक इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल रिफाइनरीज़ में भी इन्वेस्टमेंट की बात आई है, नई रिफाइनरीज़ खोलने की बात भी आई है। पाकिस्तान में क्रूड ऑयल कम आता है, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा आता है। यही कहा जा रहा है कि जी क्रूड ऑयल हो तो उससे जो है वो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे निकल आएंगे। तो इस पे बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारी नई ऑयल पॉलिसी में या पेट्रोलियम पॉलिसी में अगर ये सारी चीज़ें आ जाएँ कि जिसमें हमारी यहाँ पे जो रिफाइनरीज़ हैं उनको सपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको सपोर्ट मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए विन विन पोजीशन है और पाकिस्तान में काम भी मिलेगा, पाकिस्तान में एक अच्छा मार्जिन भी मिल जाता है और हमारी इकनॉमी भी प्रॉस्पर करेगी। अच्छा सर ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में कोई शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा गिर जाए जबकि उसके पीछे कोई फंडामेंटल्स ना हो, तो उस पे स्टॉक मार्केट की जो इंतज़ामिया कोई एक्शन लेती है? जी बिल्कुल, देखिए हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स डिवीज़न है जो इसको वॉच करता है, जहाँ एबनॉर्मल इंक्रीज़ या एबनॉर्मल डिक्रीज़ आती है, वहाँ जो इसके ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इसके स्पॉन्सर्स होते हैं, उनसे ज़रूर सवाल किया जाता है, उनसे बात की जाती है कि इस एबनॉर्मल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ में क्या वजह है और कोई खुदा न खास्ता इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, कोई न्यूज़ तो उसमें नहीं है। तो ये मॉनिटरिंग का काम स्टॉक एक्सचेंज का है और स्टॉक एक्सचेंज अपना ड्यू रोल अदा करती रहती है। कि एक शेयर है पाकिस्तान होटल डेवलपर्स, पिछले 2 महीने में 70 से बढ़ के 550 तक का गया है। तो सर ये क्या है, मतलब क्या खबर थी इसके पीछे या क्या? देखिए उसकी खबर तो अब आ गई है ना, उसमें लेटर भी आ गया है SIUT की तरफ से और फिर पाकिस्तान होटल एंड डेवलपर्स ने भी स्टॉक एक्सचेंज को लेटर दिया हुआ है कि जी हम इंटेंट शो किया गया है SIUT की जानिब से इसको ख़रीदने के लिए। SIUT ने भी ऑफिशियली जो है वो लिख के दे दिया है और एक प्राइस भी दे दी है कि इस प्राइस पे जो है वो हम होटल को ख़रीद रहे हैं। रीजेंट प्लाजा की बात हो रही है। जी रीजेंट प्लाजा पे और इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस वैल्यू आती है, शेयर वैल्यू या टोटल वैल्यू, वो उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो ये डील हो रही है। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि 70 रुपये से 500 रुपये का पैसा चला गया, उस दरमियान क्या कोई नोटिस लिया, उस दरमियान क्या कोई ख़त लिखा गया? तो ये सवाल हमने बोर्ड में किया था, इसमें ख़त भी लिखा गया, इसमें सवाल भी किया गया और एज़ यूजुअल जो है उन्होंने जवाब दे दिया कि जी हमें इसका से कोई सरोकार नहीं, हमें नहीं पता। और फिर इसके बाद थोड़े दिनों बाद ये लेटर आ जाता है उनकी तरफ से भी और स्पॉन्सर जो बाइंग है, परचेज़ कर रहे हैं उनकी तरफ से भी। तो ज़ाहिर है स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया जो है, मैनेजमेंट जो है जिसका ये काम है, उस पे उनको दोबारा लेटर भी लिखेंगे, उनको पूछेंगे भी और फिर की ज़रूरत पड़ी तो इसकी इंक्वायरी भी करेंगे। अच्छा सर वैसे आज तक कभी किसी को सज़ा हुई है इस मामले में, कोई शेयर ज़रूरत से ज़्यादा गिर गया हो या बढ़ गया हो? देखें होनी ज़रूर चाहिए और इसके केसेस जो हैं वो चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। पिछले केसेस आपको याद होंगे कि वो केसेस आज भी मार्केट में मुख्तलिफ़ कोर्टों में चल रहे हैं, SCCP के लेवल पे भी चल रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि आपकी बात या आपका इशारा मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और कोई भी मैनिपुलेशन जो है वो लोकल शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुँचा देती है। स्पॉन्सर अगर खुदा न खास्ता ये काम कर जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो पब्लिक के साथ ज़्यादती कर रहा है और पब्लिक के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हमने हमेशा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है और स्टॉक एक्सचेंज का एक बेसिक फंक्शन भी यही है कि जी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो है उनके इंटरेस्ट को ज़रूर सेफ गार्ड किया जाए। सर ये बताएं कि एक्शन लेगा कौन? आपने कहा कि ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, किसका काम है, कौन करेगा? देखिए SCCP हमारा प्राइम रेगुलेटर है इस वक्त। SCCP को जो है वो एक्शन इसमें लेना चाहिए। SCCP जो है वो अपना ड्यू रोल अदा भी करती रहती है और मुझे याद पड़ता है कि बहुत पुराने केसेस आज भी SCCP में इस पे चल रहे हैं। इसकी जो आप बात कर रहे हैं उससे मुझे ये ख्याल आता है कि इसकी बेहतर लिटिगेशन होनी चाहिए और उस बेहतर लिटिगेशन से जो है वो सज़ा और जज़ा जो है उसका अमल जो है वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा सर ये बताएं कि स्टॉक मार्केट माशाल्लाह चल रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप देखें रोज़ाना के इनफ्लोज़ में जो है वो फॉरेन
जो डिपॉजिट्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, और ये डेली बेसिस पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ लोकली इन्वेस्टर जो आ रहा है, डेली बेसिस पे स्टेट बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब हौसला अफजा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और अगर ये इन्वेस्टमेंट आती हैं तो स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर पोजीशन की तरफ चला जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको फिर बताया कि जिस मार्केट का पोटेंशियल $100 बिलियन और वो $25 बिलियन है, रह गई है, तो उसमें कितना बड़ा स्कोप है। अच्छा, वो क्यों रह गई है, थोड़ा सा हम उस पर भी बात करें ना। देखिए ना, जब $100 बिलियन मार्केट थी तो $100 का डॉलर था, आज $25 बिलियन की मार्केट है तो $80 का डॉलर, $280 का डॉलर है। तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स या 2.5 टाइम्स आप कह लें, या 2.75 कर लें, तो 2.75 टाइम्स का मतलब ये है कि $100 का शेयर 2.75 टाइम्स रिवर्स हो जाए तो भी मैं समझता हूँ मार्केट में एक अच्छी गुंजाइश मौजूद है, और मार्केट में शेयर वैल्यू जो है उसको बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा सर, आप PSX के डायरेक्टर तो हैं ही, मगर आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, इकोनॉमी पे काफ़ी गहरी नज़र है आपकी। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, माना कि डॉलर जो है वो, रुपया जो है डॉलर के मामले में काफ़ी बेहतर हुआ है, इसके अलावा मुझे कोई और इंडिकेटर ऐसे नज़र नहीं आते। ना तो हमारे फॉरेन रिज़र्व बढ़े हैं, ना ही कोई बाहर से कोई किसी दोस्त मुल्क ने बहुत ज़्यादा मदद की है। IMF का वो जो पैकेज हुआ उसके बाद भी नहीं। इस साल का जो है हमारा खसारा वो तकरीबन 20-21 बिलियन डॉलर्स हमें पे करने हैं। तो ऐसे क्या फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं कि मार्केट चलती जा रही है? तो एज अ इकोनॉमिस्ट आप क्या देखते हैं? देखिए, सवाल सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि जी डॉलर की डिवैल्यूएशन रुक गई है, सवाल सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि जी इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा कम आया है। बात इसकी है कि अब हमारी GDP जो है वो 0.6 से 3.5% पे जा रही है, जो प्रोडिक्शन 0.6 का था कि अगर यही हालात रहते, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो हम 0.6 का GDP अचीव कर जाएंगे, जो हम अब 3.5 का अचीव करने जा रहे हैं। 3.5 किसने कहा? मेरा तो नहीं ख्याल किसने नहीं, कहा। एक नई जो रिपोर्ट आई है उसमें हम 3.5 की बातें कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की शायद आप। जी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। अच्छा, अब जब हम 3.5 की बातें कर रहे हैं, तो उसमें एक पॉजिटिविटी ये है कि स्टॉक मार्केट के थ्रू ये सारी डाइवेस्टमेंट होनी है, जो अब SIFC के ज़रिए भी प्लान हो रही है, और हमारी प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी जो है उस पर काम कर रहा है। PIA के लिए ऑलरेडी इन्होंने लॉज में अमेंडमेंट करवा के जो है कैबिनेट से अप्रूवल करवा के इसका पीरियड रिड्यूस करके 2-2.5 महीने का कर दिया है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि हमारी बहुत सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो अब डाइवेस्टमेंट के लिए आएंगी, और मार्केट में जो है उनके शेयर्स बिकेंगे, तो स्टॉक मार्केट की विन विन पोजीशन हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि अब जो इन्वेस्टर आ रहा है 2 वजह से आ रहा है। एक तो लॉन्ग टर्म विजन लेकर आ रहा है, और एक अपने आप को एवरेज आउट भी करवा रहा है कि अब हमें मौका आ गया है कि जब हम एवरेज आउट करवा लें, हम आगे बढ़ जाएं और हमारे लॉसेस कम हो जाएं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मार्केट में साथ साथ चल रही हैं। इसमें मैंने आपको फिर बताया कि इन्फ्लेशन भी जो है वो हमारा मैनेज होगा जब हमें इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा, हमारा डॉलर के मुकाबले में पाक रुपीज़ जो है रीवैल्यू हो जाएगा, तो जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें भी फ़र्क पड़ जाएगा उस अमाउंट में। तो ये सारी चीज़ें विन विन पोजीशन है। और फिर आप एक बात और पर्टिकुलरली देख लें कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ बंद थी वो भी ऑप्टिमिस्ट होके चल पड़ी हैं आगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बिजली जो है वो ₹19 से लेट से 54-55 पर आ गई है। वो आपको भी पता है, वो ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरा जो हमें बॉम्बशेल गिरने जा रहा है, मैंने गैस का आपको बताया कि गैस की प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल तो हो ही जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जब इस लेवल पे चली जाएंगी, और उसके बाद भी मार्केट में वाइब्रेंसी रहेगी कि जी स्टॉक मार्केट में लोगों का आना जाना, लोगों का इन्वेस्टमेंट करना, लोगों का इसके लिए पूछना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक लिक्विड कैश वाला काम है कि जी आज ख़रीद लो, आज ही बेच दो। और ये वो एसेट है कि जिसके लिए आपको बाज़ार में नहीं जाना पड़ता, यू जस्ट पिक अप अ फ़ोन कॉल, आपने अपने मोबाइल पे देखा और आपने कहा बेच दो, ख़रीद लो, और आपका पैसा जो है वो अगले 24 घंटों में लिक्विड हो गया, आपके अकाउंट में आ गया। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, और आपका लिक्विड इन्वेस्टमेंट है कि फौरी तौर पे आप अपने आप को लिक्विड कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स की हमेशा से ये शिकायत रही है और आज भी है कि जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ओपनिंग ऑफ अकाउंट में इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इनके मल्टीपल ऑडिट्स भी हैं, बहुत सारी जगह पे अकाउंटेबिलिटी भी है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर ये स्टॉक मार्केट परफॉर्म करना शुरू हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर पाकिस्तान में पॉजिटिव इंडिकेटर कोई नहीं है।
अच्छा सर, ये बताएं कि काफ़ी अरसा हो गया देखे हुए स्टॉक मार्केट में कोई अच्छा आईपीओ नहीं आया। जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं उन्हीं की ज़ेली कंपनीज अपना आईपीओज लाती रहती हैं। कोई नई कंपनी बहुत अरसा हो गया, कोई अच्छी बड़ी कंपनी मैंने नहीं देखी। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, पिछले 2-3 साल तो मैं समझता हूँ कि इतने हौसला अफ़ज़ा नहीं थे और जो आईपीओज़ आ भी रहे थे, लोगों ने होल्ड कर लिए थे। अब काफ़ी कंपनीज़ ने इंटरेस्ट शो किया है। एक आईपीओ समिट भी स्टॉक एक्सचेंज करने जा रहा है नवंबर के महीने में, और उस समिट में जो है वो हम जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या पोटेंशियल कंपनीज़ हैं जो बड़ा-बड़ा एक्सपोर्ट भी करती हैं, लोकल भी काम कर रही हैं, उनको हम लाना चाहेंगे कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ आएँ। देखिए, मेरा पैगाम इन तमाम कंपनियों के लिए ये है कि जब आप बैंक से लेंडिंग करते हैं तो 25, 26, 27, 28% तक आप चले जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की वो लेंडिंग है कि जहाँ पर आपको फ्री ऑफ इंटरेस्ट आपको पैसे रेज़ हो जाते हैं, और इससे अच्छा मेथड और टूल नहीं है कि आप अपने पैसे वहाँ से रेज़ करें, अपने पार्टनर्स बनाएँ। बैंक को भी तो पार्टनर बनाते हैं ना, बैंक को भी तो 25, 26, 27% देते हैं। तो इनको अगर आप डिविडेंड देंगे जो 10-12%, 100% दे देंगे शुरू में, और यहाँ पे आप 200-300% की बातें कर रहे हैं, तो इससे सस्ता इन्वेस्टमेंट रेज़ करने का तरीक़ाकार कोई नहीं है। और चूँकि स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह रेगुलेटेड है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज के लेवल पर हो, चाहे एससीसीपी के लेवल पे हो, जहाँ प्राइमरी रेगुलेशंस हो रही हैं और हमारे पास सेकेंडरी रेगुलेशंस हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके पैसे डूबने का चांसेस जो है वो खुदा न खास्ता मिनिमाइज हो जाते हैं। और हम स्टॉक मार्केट को एज अ टूल ऑफ रेजिंग इन्वेस्टमेंट जो है यूज़ करें, ना कि किसी और मकसद के लिए। और अच्छी जेन्युइन कंपनीज़ मौजूद हैं जो सही तरीके से काम भी कर रही हैं, जो खुदा न खास्ता चीट करने नहीं आई, जो लोगों को उनका पैसों का सही रिटर्न देना चाहती है। आने वाले कुछ दिनों में इंटरेस्ट रेट को आप कहाँ देख रहे हैं और डॉलर को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आप मुझे मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि 5-6% इंटरेस्ट रेट में अगले 6 महीनों में कमी आनी चाहिए। इस दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी में क्या देख रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि हम कमी देखेंगे। कितना? बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1 से 2% कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उसमें, फॉर अ सेफ बेट। और 1 से 2% के अंदर जो है वो, और खुदा न खास्ता अगर नहीं गिरता तो मेंटेन भी कर जाए तो हम अपवर्ड ट्रेंड की तरफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम सस्टेन नहीं कर पाए और ये आज नहीं 15 दिन बाद फिर गिर जाएगा, 20 दिन बाद फिर गिरेगा। तो इंटरेस्ट रेट ने तो लामहला नीचे होना ही होना है। और ये हमने अपनी जो रिकमेंडेशंस आईएमएफ को दी थी, अपनी वजूहात दी थी, उसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट का भी जिक्र किया था कि इंटरेस्ट रेट को कैसे मैनेज किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आएगा। दूसरा सवाल आपने क्या कहा कि डॉलर की, तो डॉलर का मैं ये समझता हूँ कि डॉलर भी अगला स्टेप जो रुकने वाला इसका स्टेप है वो 250 के लगभग है। और फिर तीसरा मेजर स्टेप मैं समझता हूँ कि इकनॉमी अगर सही तरीके से चल रही होगी इंशाल्लाह, और रोज़ाना एक आध रुपये का फ़र्क आता जाएगा, तो कोई वजह नहीं कि हम 200 के रेंज बाउंड में भी आ जाएं। और 200 का रेंज बाउंड अगर आ जाता है तो पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो हर सूरत में इंशाल्लाह शूट करेगी। लोगों को बेहतर मौके मिल जाएंगे। लोगों को 300 के बजाय 200 का जब डॉलर मिलेगा तो हमारी इंपोर्ट्स की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, और लोगों को एक विन विन पोजीशन आ जाएगी कि लोगों की आसूदगी बेहतर हो जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में आप पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या देख रहे हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पाकिस्तान की इकनॉमी को बहुत अच्छा देखता हूँ। मैं सब जगह ये बात करता हूँ कि मैं पाकिस्तान की इकनॉमी को अब शूट करते हुए देख रहा हूँ। ये वो मौका है कि पाकिस्तान की इकनॉमी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, टेक्सटाइल्स हो गया, रियल स्टेट हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गए, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग है, आईटी है, दे ऑल विल प्रॉस्पर। क्योंकि पाकिस्तान का अब जो बुरा वक्त था खुदा ना खास्ता वो अब गुजर चुका है। पाकिस्तान इज़ ऑन द पाथ ऑफ रिवाइवल। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, एसआईएफसी की हैसियत अपनी जगह बरकरार रहेगी। उसकी हैसियत जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में होगी, और बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो एसआईएफसी के थ्रू कैबिनेट में जा रहे होंगे, एंड आई थिंक कैबिनेट वुड बी एंडोर्सिंग दोज डिसीजंस। तो ये अच्छे लोग मौजूद हैं उधर एसआईएफसी में।
हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है, हमारे पॉलिटिशियंस भी मौजूद होंगे। अच्छा, अब वो दिन चले गए कि जहाँ लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफ़ादात की बात करते थे, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें होती थी। अब मैं समझता हूँ कि आने वाला वक़्त पाकिस्तान के लिए बेहतर वक़्त है। लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर इस मुल्क को हम प्रॉस्पर नहीं करने देंगे तो पाकिस्तान की कौम नहीं प्रॉस्पर करेगी। तो अब वक़्त आ गया है, हम सब मिलकर इस मुल्क को बनाने की बात करें, इस मुल्क को सही डगर पे आगे ले जाने की बात करें। अच्छा सर, ये बताएँ कि स्टॉक मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके साथ आपकी बैठक लगती होगी, बात होती होगी, वो और आप लोगों को क्या लगता है, इलेक्शन होता देख रहे हैं? क्या उम्मीद लगाई हुई है आपने? देखिए, इलेक्शन बिल्कुल होते हुए देख रहे हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। इलेक्शन कमीशन ने 26 नवंबर की डेट दी है कि उनकी जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 2 महीने 60 दिन मिनिमम उन्हें चाहिए सारे इलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि शायद जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में इलेक्शन हो जाए। हर किसी की ख्वाहिश है कि जी इलेक्शन बिल्कुल हो जाए, उसमें कोई वो नहीं है, अच्छे लोगों को हम लेकर आएँ। और दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हलके हैं, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारे दूसरे ऑर्गन्स हों स्टेट के, उन सब की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि जी इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर हो जाएँ। जो इक़्तिदार है वो मुंतख़ब नुमाइंदों को जाए। दूसरी तरफ मुंतख़ब नुमाइंदों की अब एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये नहीं है कि वो एमएनए, एमपीए बन जाएँ या सेनेटर बन जाएँ। उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अब मुल्क के लिए काम करने की बात करें, मुल्क के मफ़ाद में बात करें और मुल्क को की तरक्की के लिए जो सही रास्ता है, उसको चुनने की बात करें। देखिए, इन सब चीज़ों में जो हेड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसकी जो सोच है वो नीचे तक जाती है और उसकी जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग है, वही जो है वो उसके एमएनएज़, एमपीएज़ और सेनेटर्स में आती है। वही जो थिंकिंग जो है वो उसके फॉलोअर्स में आती है और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हमेशा डिविडेंड पे ऑफ कर जाती है। तो हम उम्मीद रखें कि अगले 2-3 महीने में 60,000 तक इंडेक्स पहुँच जाएगा? देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ फॉर करंट मार्केट को देखते हुए। मैं इसमें टाइम लिमिट तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह ये मार्केट जो है वो प्रॉस्पर करेगी, अच्छी प्रॉस्पर करेगी। फिर पाकिस्तान में एक भेड़-चाल भी आप देखते हैं कि जब सारे लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं तो हर हर जिसको कहते हैं कि छोटा इन्वेस्टर भी वो भागने की कोशिश करता है। पान वाला, रेहड़ी वाला भी कहता है कि मैं कुछ शेयर्स खरीद लूँ और जब हम स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकलते हैं तो हमें पान वाला भी पूछता है कि यार आज तो मार्केट बहुत अच्छी थी, क्या हुआ? तो ये एक पाकिस्तानी कौम की साइकी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जी पान वाले को भी पूरा इख्तियार हासिल है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और अपने पैसे कमाएँ। सर, तो मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है, तो आप लोग इस तरीक़ाकार को आसान क्यों नहीं करते? आप देखें, इंडिया में जो आबादी का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम है, शायद 0.1% या 2% है। तो सर, आप लोग इस प्रोसेस को आसान क्यों नहीं करते? बहुत मुश्किल है क्योंकि बीच में ब्रोकर है, फिर सारी चीज़ें पूरी करनी है और फिर उनको कमीशन देना है। देखिए, इस पे काम बहुत हुआ है और हो रहा है और अब बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। अकाउंट ओपनिंग जो है, जो एक बड़ा मरहला था, वो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करें तो आप 10 मिनट में अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। ज़ाहिर है हर आदमी ऑनलाइन नहीं कर सकता। अब बहुत सारे लोग ब्रोकर्स के थ्रू, एनसीसीबीएल के थ्रू भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये प्रोसेस अब आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है। हमारे नंबर ऑफ़ यूआईन्स जो हैं वो बढ़ाने की बात कर ली है। एक स्पेशल टास्क जो है एससीसीपी दे रहा है तमाम एसओईज़ को, तमाम अपना एसआरओज़ को जो स्टॉक एक्सचेंज से लिंक्ड अप हैं और स्टॉक एक्सचेंज के को भी इन्होंने गवर्नेंस के इशू पे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देना शुरू कर दिया है, जिसका जवाब भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दे रहा है पॉजिटिवली और उन गवर्नेंस के अपने स्ट्रक्चर को जो है रिवाइज़ भी कर रहा है। साथ साथ हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं अकाउंट ओपनिंग की और बहुत सारी चीज़ों की, उन पे सीपीएल एससीसीपी जो है वो उसको गौर भी कर रहा है, उसको ठीक करने की बात भी कर रहा है। तो आने वाले दिनों में आप बहुत सारा पैराडाइम शिफ्ट देखेंगे। देखिए, ये इस वक्त पूरी डिजिटलाइज मार्केट है, हर चीज़ मेरे और आपके मोबाइल फ़ोन पे आ गई है और हमें उस मेथड पे अब जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। पाकिस्तान की जो इन्फेंसी की स्टेज थी वो अब गुजर गई है। हम एक मैच्योर मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो मैच्योर मार्केट की मैच्योर चीज़ें हैं उसको भी हमें अपनाना होगा। लास्ट टाइम आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि स्टेट बैंक जो है वो क्रिप्टो लेके आ रहा है अपनी। सर, कहाँ तक पहुँची, वो आ रही है नहीं आ रही? देखिए, मैंने लास्ट टाइम कहा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने फिर फ़ोन भी किए, सवाल भी किए।
मैं आज भी ये कहता हूँ कि जी स्टेट बैंक इसको देख ज़रूर रहा है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि शायद क्रिप्टो का जो टर्नओवर है पाकिस्तान के अंदर वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा है, और ये एक हकीकत है कि उसमें जितनी आसानी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, वो किसी में नहीं है। स्टॉक मार्केट ने स्टेट बैंक ने बीच में एक ख्याल ये भी आ रहा था कि वो अपना क्रिप्टो जो है लॉन्च करे पाकिस्तानियों के लिए और उसको जो है वो फॉर्मुलेट करे। तो देखिए ये मुख्तलिफ़ बातें हैं जो मुख्तलिफ़ वक्तों में होती हैं। मैं स्टेट बैंक के बोर्ड में नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन जो इतलात आ रही थी उसमें इस बात को देखा ज़रूर जा रहा था, और एचसीसीपी की जानिब से भी इस बात को देखा जा रहा था कि देखिए क्रिप्टो की जितनी भी ट्रेडिंग है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान के कवानीन को देखें तो वो सारी इलीगल है। ज़ाहिर है आप पैसे जो हैं वो किसी और ज़रिए से भेजते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं और उसमें फिर प्लस माइनस होते हैं, और फिर अपने पैसे आप जहाँ मर्ज़ी शिफ्ट कराते हैं, और वो बड़ा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है। तो यही काम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है तो उसमें क्यों नहीं हो सकता? और क्यों हम अपना वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बाहर देने की बात करें? क्यों हम उसको पाकिस्तान में खर्च करने की, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की, पाकिस्तान में देने की बात नहीं करते? सर, तो आप इसका मतलब है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगलाइज करने के हामी हैं? देखिए, जो मॉडल क्रिप्टो का चल रहा है उसको मैं उस पे हामी नहीं हूँ, इसलिए कि वो इलीगल है बाय लॉ ऑफ पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि उसका लॉ इस तरह बन जाए कि वो एक लीगल क्रिप्टो ट्रेडिंग हो जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अपने रुपीज़ में हो जाए, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो उससे बेनिफिट ले सके। देखिए, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और आइडिया ये है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो लॉन्च हो या स्टेट बैंक उसको लॉन्च करे, उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो कि एक छोटा 10,000 कमाने वाला आदमी भी, 25-30,000 कमाने वाला आदमी भी 200-500 रुपये अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो आसानी से इन्वेस्ट कर दे। सर, ये आइडिया आप लोगों ने स्टेट बैंक को दिया है? जी, जी, बिल्कुल, स्टेट बैंक से इस पे बात हुई है। स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी इनफॉर्मली जो है वो एचसीसीपी से बातचीत वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। हमारी जो मीटिंग्स होती हैं एचसीसीपी के चेयरमैन के साथ, उनके साथ भी इस पे बात हुई कि जी इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, मगर चूँकि ये लीगल है तो इसका वेज़ एंड मीन्स हम निकाल रहे हैं कि किस तरह उसको लीगल शक्ल दी जाए, और किस तरह पाकिस्तानी जो हैं वो अपने हलाल के पैसों से जो है जो ब्लैक मनी नहीं है, वाइट मनी है, उससे जो है वो ट्रेडिंग कर सकें। सर, तो इससे तो स्टॉक को नुकसान नहीं होगा? स्टॉक का पैसा निकल के वहाँ चला जाएगा? देखिए, मेरी ये मुख्तलिफ टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। आप अपने आप को किसी एक चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जी बस ये स्टॉक मार्केट ही होगा, ये पीएसओ का शेयर ही होगा, तो पीएसओ के बाद जो है वो शेल का भी शेयर आया, शेल के बाद जो है वो सी एनर्जी का भी शेयर आया, उसके बाद और बहुत सारे आए। तो ये नहीं होता कि कोई अगर दूसरा शेयर आ रहा है, मार्केट एक्सपेंड हो रही है, तो मार्केट को एक्सपेंड होने दें। मार्केट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैंने आपसे कहा कि क्रिप्टो में शायद टर्नओवर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा है। तो उस टर्नओवर को अगर हम अपने लीगल प्लेटफॉर्म पे टर्नओवर कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। और ये नहीं होगा कि मैं वो काम कर रहा हूँ और आप भी वो काम कर रहे हैं, तो मेरी साख मुतासिर होगी या मेरा काम बंद हो जाएगा, नहीं। आपने मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करना है। मार्केट में जब कंपटीशन क्रिएट होगा और लोग भी आएँगे, तो लोगों को शौक होगा। मैं समझता हूँ कि नौउम्र जवान लड़के-लड़कियाँ भी जो हैं वो इस ट्रेड की तरफ आएँगे, और अपनी सेविंग्स को जो है वो क्रिप्टो में या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकेंगे। तो ये होना चाहिए, और उसको बेहतर अंदाज में लेकर आएँ कि जिसमें मैं समझता हूँ कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो जाए। मैं चाहूँ तो सिर्फ 5 मिनट में अकाउंट अपना इस पे खोल लूँ और मेरी ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाए। सर, लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि जो मार्केट से पीएसएक्स से बाहर रहकर मार्केट को देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ, क्या उन्होंने रैली मिस कर दी है या अब भी चांस है मार्केट में एंट्री लेने का? देखिए, मैं समझता हूँ कि चांसेस आर ऑलवेज देयर। ये नहीं होता कि जी मैंने मिस कर दी है, मैं उस बोट में नहीं आया कि वो 40-42 हज़ार की मार्केट हो गई थी और अब 50-51 हज़ार की मार्केट हो गई है। 10,000 पॉइंट का फ़र्क पड़ा है अगर आप पूरा देखें तो। तो इस 10,000 पॉइंट में मैंने बोट मिस कर दिया है। इट्स नेवर टू लेट। आप जब चाहे उस मार्केट में आ जाएँ,
लेकिन रीज़नेबल लेवल पर ये सोचकर और ये देखकर कि कंपनी की क्या स्टैंडिंग है, कंपनीज़ की बैलेंस शीट को थोड़ा सा पढ़ लें, पढ़ा लिखा काम है ये, और उसकी प्रेडिक्शन देख लें कि वो बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ पे तो काम नहीं कर रहा, उसकी सेल पोजीशन क्या है, उसके आइटम्स क्या मार्केट में बिक रहे हैं, मार्केट के नो-हाउ उसे पता चल जाता है। लक्स साबुन है, लीवर ब्रदर्स का है तो लक्स बिक रहा है, लक्स की अच्छी वो है, तो कंपनीज़ अच्छी होती हैं और वो कंपनीज़ बड़ी समझदारी के साथ काम करती हैं। तो इन इस किस्म की कंपनीज़ को जो है वो हमेशा वी शुड बी ऑन ऑन द वॉच लिस्ट फॉर। ये ज़रूरी नहीं है कि अब 51,000 हो गई है तो मेरी बोट मिस हो गई। नहीं, आज भी रेट बहुत नीचे हैं। आज भी जो है वो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट को देख के, उतार-चढ़ाव को देख के, रीज़नेबल लेवल पे आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट में एंट्री दे सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी। थैंक यू।